Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for Design and Analysis of Algorithm. Today we are going to have a class in which lecture we are going to revise uh, some of the topics we already covered, and then we discuss our topics of today's lecture. तो इसमें हमने चंद चीज़ों को ज़रा सा रिवाइज करते हुए जाना है, उसके बाद आज के लेक्चर को स्टार्ट करना है। अच्छा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में इससे पहले भी आप देख चुके हैं। हम जो काम करते हैं उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। तो मोस्टली पिछले लेक्चर में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है, इसकी जो टाइम, कितना टाइम अंदाज़न उसने लेना है। अच्छा, टाइम को हम कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या किसी वेरिएबल फॉर्म में। अगर कांस्टेंट फॉर्म में, इसका मतलब है कि हमें ये पता चल रहा है कि इतने यूनिट टाइम उस एल्गोरिथम ने अंदाज़न लेने, जैसे 10 यूनिट टाइम, 20 यूनिट टाइम, 5000 टाइम वगैरह वगैरह। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऑर्डर ऑफ 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, चूँकि ये एक वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, 5000 हो, 5 हो, 2 हो, 2000 हो, 20,000 हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट को हम ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सिर्फ कांस्टेंट तो नहीं होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, और वेरिएबल में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हमारे पास हैं। जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे ये है लॉग एन। आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक है, जिसको हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया। तो उसको हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक और सिंपल सी मिसाल है लीनियर। जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन से पता चल रहा है कि एफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3, या एफ एन इज इक्वल टू 500n प्लस 700, या n डिवाइडेड बाई 5000 प्लस 6। अब इसका ऑर्डर आप लेंगे तो ऑर्डर में लेते वक्त हम कांस्टेंट टर्म को कैंसिल करते हैं, जैसे प्लस 3 है, प्लस 700 है, प्लस 6 है, उसको कैंसिल करते हैं। और इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है, अगर एक से एक टर्म है तो अच्छी बात है, एक से ज़्यादा टर्म है तो हम वेरिएबल की उस टर्म को लेते हैं जिसके ऑर्डर सबसे ज़्यादा या पावर सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे n है, तो चूँकि एक ही टर्म में n इन्वॉल्व है तो n को हम लेंगे। अब यहाँ के 2 को भी लेंगे, नहीं, 2 को भी हम कैंसिल करेंगे। तो द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन इज़ ऑर्डर ऑफ n। और यहाँ पर भी यही चीज़ लेंगे, इस 500 को नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 5000 को नेगलेक्ट करेंगे, तो ऑर्डर विल बी ऑर्डर ऑफ n। ये लीनियर फंक्शन है, तमाम का तमाम लीनियर फंक्शन है, ठीक है जी। तो लीनियर के अलावा भी हमारे पास फंक्शन होंगे। आपके पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ n क्यूब है, जिसको हम क्यूबिक फंक्शन का नाम देते हैं। और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ सम कांस्टेंट रेज़ टू पावर n। आपके पास जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट के पावर में आ जाए। अब वो कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 रेज़ टू पावर n, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो एक तरतीब से डिस्कस कर रहे हैं। कांस्टेंट को छोड़ के अगर हम वेरिएबल फॉर्म की बात करेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन का टाइम कम होता है, उसके मुकाबले में लीनियर फंक्शन का टाइम ज़्यादा होता है। अब देखें ना, n है, उसका लॉग लेंगे, एक छोटी वैल्यू आएगी। n अगर 100 है और नेचुरल लॉग लेंगे तो 100 का नेचुरल लॉग 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो वेरिएबल तो एक छोटी वैल्यू होगी, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू कम होती है बनस्पत लीनियर फंक्शन की, और लीनियर की वैल्यू कम होती है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के मुकाबले में क्यूबिक की वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर एक्सपोनेंशियल, और इस तरह हम चलते चले जाएंगे। तो अगली स्लाइडों में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ टाइप के फंक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे शो करेंगे। इस वक्त भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको दिखा रहा हूँ आपको, जैसे लॉग n के मुकाबले में n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, यानी अगर किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथम है और किसी के लीनियर है तो लीनियर का टाइम ज़्यादा होगा, और किसी का क्वाड्रेटिक है तो उसका टाइम इन दोनों से ज़्यादा होगा।
और क्यूबिक है तो इन तीनों से ज़्यादा होगा, एक्सपोनेंशियल है तो इन पिछले वालों से भी ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा बस इसको समझना है। अब मुख्तलिफ जो फंक्शन है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करना चाहते हैं। तो इस स्लाइड में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे शो किया। अब ये ऑर्डर ऑफ वन है, ये वन वैल्यू नहीं है बल्कि ऑर्डर ऑफ वन है, और ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, ये ऑर्डर ऑफ रूट एन है, और ये ऑर्डर ऑफ एन है, ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब सो ऑन एन रेस टू पावर 4 5 6 वगैरह वगैरह। उसके बाद 2 रेस टू पावर यानी कांस्टेंट रेस टू पावर एन, इसके मुकाबले में इसकी 3। अब देखें ना, एन तो कॉमन है, अगर हमने सब में एन को कंपेयर करना चाहते तो एन को हम कॉमन ही लेंगे ना। अब यहाँ मैंने एन ले लिया या एम लिया तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन को आसान बनाने के लिए हर जगह वेरिएबल हमने सेम लिया। अब यहाँ 2 रेस टू पावर एन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है बनिस्बत 3 रेस टू पावर एन के, और इस तरह आप चलते चले जाएंगे। अच्छा, 1 का मतलब है कांस्टेंट टाइम, ठीक है जी, 1 का मतलब है कांस्टेंट टाइम। थोड़ा सा मज़ीद समझने के लिए इन फंक्शन में से चंद फंक्शन को हम लेते हैं और इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम चेक करते हैं। इस मिसाल में हमने लॉग फंक्शन को, लीनियर फंक्शन को, क्वाड्रेटिक और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिया। अच्छा, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो जिस वेरिएबल यानी एन या जो भी वेरिएबल हम उस फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे उसकी छोटी वैल्यू पे हम कोई एनालिसिस नहीं करते हैं कि बड़ी वैल्यू पे करते हैं। छोटी वैल्यू पे मुख्तलिफ फंक्शन है, उन तकरीबन कोई ख़ास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, कम व बेश सेम आता है। जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नंबर वैल्यू ऑफ एन में अगर एक फंक्शन ने 1 यूनिट ऑफ टाइम लेने हैं, दूसरे ने 1.7 लेने हैं, किसी ने 2 यूनिट लेने हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर इसमें जब n की वैल्यू बहुत बढ़ा देते हैं फिर फ़र्क नुमाया हो जाता है। तो एनालिसिस में n की वैल्यू जिसकी बेस पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहे हैं उसकी बड़ी वैल्यू से हम इसको देखते हैं। n मीन्स आपके पास जो वो है स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं इतने यूनिट ऑफ टाइम पे। अब यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने देखा, हमने एक लीनियर फंक्शन को देखा, एक क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेटमेंट है जिसकी बेस पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू हम n की जगह पे रखते हैं। अगर n1 है तो n1 का मतलब जैसे हम यहाँ देखें ना n1 है, n1 का मतलब है n = 1। लीनियर टाइम में तो 1 यूनिट टाइम लेना है, लेकिन लॉगरिथमिक में आप देखेंगे तो 0 यूनिट टाइम। देखिए लॉग पहले आता है और n बाद में, तो लॉग ने कम टाइम लिया और लीनियर ने ज़्यादा लिया। और लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वहाँ पर हम 1 की वैल्यू रखते हैं, तो हमें तो ये अंदाज़ा होगा कि ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन इस लो वैल्यू यानी 1 पे दोनों की वैल्यू सेम है। अच्छा, हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया जो 2 रेज़ टू पावर n है, यहाँ पे n की जगह 1 रखें 2, तो 1 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट को इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आता। चले हम n की वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं। n की वैल्यू को हमने 2 किया, ठीक है जी। यहाँ तो 2 एज इट इज़ आप लिख देंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, या फिर 2 रेज़ टू पावर 2 n है ना, 2 रेज़ टू पावर n की जगह आपने 2 रख दिया है, तो वही 2 का स्क्वायर है, वो भी 4 है। अच्छा, यहाँ पे log n है यानी log ऑफ 2 और बेस 2 के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो log ऑफ 2 विद बेस 2 इज़ 1। तो अब भी आप देखिएगा कोई इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। पहली वाली सिचुएशन में लीनियर और क्वाड्रेटिक में टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। अब यहाँ पे लॉगरिथमिक में 1 यूनिट ऑफ टाइम है, लीनियर में 2 हैं, और क्यूबिक में क्वाड्रेटिक में 4 है, और इसमें एक्सपोनेंशियल में भी 4 है। देखिए ये तो एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। चले हम n की वैल्यू को बढ़ाते हैं, 2 के बजाय 4 करते हैं। अब ये 2 4 की वजह ये कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट लॉग ले लेते, वरना आप 3 भी कर सकते थे 2 के बाद, लेकिन ज़्यादा आसानी के लिए हमने इसको 4 ले लिया।
चले हमने n को 4 कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है जी। और 2⁴ करें दोबारा 16, और अगर आप लॉग लेंगे विद बेस 2 और 4 तो आंसर होगा 2। अब भी इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हमने जो बात की कि एक्सपोनेंशियल के मुकाबले में क्वाड्रेटिक का टाइम तो कम होना चाहिए, लेकिन इस छोटी सी वैल्यू पे यहाँ पर भी कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, ठीक है जी। चले हम वैल्यू को और मज़ीद बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं। आप 5, 6, 7 पर भी इसको एनालाइज कर सकते थे, हमने 8 इसलिए लेके 8 का लॉग जो है एक इंटीजर नंबर है, ठीक है जी। तो आपने n को 8 लिया, log ऑफ 8 विद बेस 2 इज़ 3, ओके। अब 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिया तो 64, ठीक है जी। और फिर आपने 2⁸ किया 256। अब फ़र्क हमें नुमाया नज़र आना शुरू हुआ। आप देखें log 3 है और ये 8 है, तो डबल से भी ज़्यादा, और ये 64 यानी 8 गुना ज़्यादा, और ये 256, ये तो बहुत ज़्यादा, उसके मुकाबले में मज़ीद ज़्यादा। तो बड़ी वैल्यू पे ये जो टाइम फंक्शन है इनका फ़र्क नुमाया होना शुरू हो जाता है, और n की बड़ी वैल्यू पे ही हम एनालिसिस करते हैं, लो वैल्यू पे एनालिसिस नहीं करते। लो वैल्यू पे आपने जैसे देखा, आपको अभी भी नज़र आ रहा है कि लो वैल्यू पे मुख्तलिफ टाइम फंक्शन का जो रिस्पांस है या इसकी आउटपुट वैल्यू, उसमें कोई इतना नुमाया फ़र्क नहीं, बल्कि बाद औक़ात दो फंक्शन की वैल्यू सेम भी आ जाती है। अब अपनी सहूलत के लिए, बल्कि ज़्यादा अच्छी तरह को समझने के लिए, आप 8 के बजाय यहाँ पे 16 का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे 16 का स्क्वायर और 2⁴16, तो आप देखेंगे वैल्यू में बहुत नुमाया फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरी लाइन को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल में सिर्फ 4 फंक्शन को हमने लिया, लॉगरिथमिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथमिक के मुकाबले में लीनियर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, उसके मुकाबले में क्वाड्रेटिक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, और उसके मुकाबले में आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ओपली इसकी अब आपको समझ आना शुरू हो गई है कि n की ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर आप बढ़ाएंगे किसी एल्गोरिथम में, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर हम देखना पड़ता है कि मुख्तलिफ फंक्शन या एल्गोरिथम ने कितना टाइम लेना, ठीक है जी। तो इस डिस्कशन को हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ओपली आपको अब इसकी समझ आ गई कि हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको हमने यहाँ पे एक ऑर्डर के, इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बज़ाहिर लगता है कि जैसे 2⁴n या 3⁴n या n⁴n, तो इसको अगर आपने समझना है तो n की बड़ी वैल्यू को लेके ही आप इसको कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे। छोटी वैल्यू पे एनालिसिस नहीं करेंगे। छोटी वैल्यू पे जो पे यहाँ के इस स्लाइड में ये चीज़ आपको नज़र भी आ रही है कि लो वैल्यू पे एनालिसिस में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि बाद औक़ात वैल्यू सेम नज़र आएगी। अच्छा, हमने जब 9 को लिया, देखिए 8 के बाद 16 को लेने के बजाय 9 को लिया यहाँ पे, तो n की वैल्यू 9 लीनियर टाइम है, 9 यूनिट ऑफ टाइम, 9 स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ये 2⁴n स्क्वायर और या 2⁴n है, यहाँ पे शायद कुछ मिसिंग हो गई है, देखता हूँ। हाँ जी, तो ये n स्क्वायर है और ये 2⁴n। अब देखिएगा 81 और 512 बहुत नुमाया फ़र्क है, यहाँ 64 से 256, अब यहाँ 81 और 512, तो सिर्फ एक आपके पास स्टेटमेंट यानी लीनियर के लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ आप क्वाड्रेटिक में देंगे, यही चीज़ आप एक्सपोनेंशियल में लेंगे तो आपको बहुत नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ ये n⁻, है, जैसे स्क्वायर है, क्यूबिक है, और आप चलते चले जाएंगे। इसके मुकाबले में एक्सपोनेंशियल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ आप n की पावर 100 रखें या 2 की पावर n रखें। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1⁻100 तो मीन्स 1, और यहाँ पे 2⁻1 रखेंगे तो 2, तो ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं, ऐसे नहीं है। आप n की बड़ी वैल्यू से ये कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल n की वैल्यू आप 30, 40, 50 इस तरह की वैल्यू रखेंगे, फिर आपको इसका पता चलेगा कि जो
एक्सपोनेंशियल है उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके मुकाबले में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे के लिखा हुआ, के कोई भी आर्बिट्री नंबर है, जैसे 100 है, 200 है, वगैरह वगैरह, और एन आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, एन की वैल्यू फिर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, एन की वैल्यू कम पे आप ये कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो और मज़ीद अगर आप चाहते हैं तो आप एन की वैल्यू 10 रखिएगा, 12 रखिएगा, 15 रखिएगा, और वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ पे उसको कंपेयर कीजिएगा। तो इस कंपैरिजन को हमने ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे शो किया हुआ है, और ग्राफिकल फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास n की वैल्यू और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी y है। ठीक है, इसको t का नाम दें या y का नाम दें या f ऑफ t का नाम दें, जो भी नाम दें, y एक्सिस में हम टाइम को ले रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या n की वैल्यू है। तो आप देखिएगा ये फर्स्ट जो लाइन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए है। ठीक है जी, इस छोटी सी लाइन है, और ये लीनियर के लिए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक के लिए, और ये क्यूबिक के लिए, और ये जो सबसे आखिर में यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल के लिए। तो अगर n की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू लेते तो आप देखेंगे आपस में कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। कई जगह वैल्यू सेम भी हो सकती है, जैसा कि हमने टेबुलर फॉर्म में भी इसको देख लिया था। तो log n और लीनियर टाइम अगर आप बहुत छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे ये तकरीबन साथ साथ हैं, और स्क्वायर भी करीब है, क्यूबिक किसी हद तक ज़्यादा है। एक्सपोनेंशियल में आप देखेंगे शुरू में तो कम है, लेकिन बाद में ये नुमाया तौर पर और बहुत तेज़ी से ज़्यादा है। n की वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का टाइम इतना है, लीनियर का इतना है, और इसका क्वाड्रेटिक का इतना है, क्यूबिक का इतना, और इसी टाइम का अगर आप आगे जाएंगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल का टाइम बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आ जाइए आगे, तो जैसे n की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो फिर एक्सपोनेंशियल का जो ग्रोथ है वो बाकी सबको बीट कर देगी इस सिचुएशन में। तो होपफुली आपको इस हद तक इसकी समझ आ गई। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने एक कंपैरिजन के लिहाज से टाइम फंक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो किया हुआ है, और एक कंपैरिजन में स्टैंड फंक्शन को लिया, उनको ग्राफिकली भी शो किया, और साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश की कि कंपैरिजन में n की छोटी वैल्यू पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन n की बड़ी वैल्यू पे ये फ़र्क आपको नुमाया नज़र आएगा। तो इस लेक्चर में यही समझाना मकसूद था। अगले लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये असल में मैथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैथ तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन मैथ है, और मैथ को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, चंद चीज़ों को आपने समझना है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में वैसे तो नोटेशन ज़्यादा है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे ज़्यादा वो है बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा। ठीक है जी, इसके बाद लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा भी है, लेकिन फिल वक्त हम अपनी तवज्जो सिर्फ बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा पे रखेंगे। यहाँ जैसे आपको नज़र आया लिखा हुआ है कि बिग ओ इज़ फॉर अपर बाउंड, और ओमेगा और बिग ओमेगा इज़ फॉर लोअर बाउंड, एंड थीटा इज़ फॉर एवरेज बाउंड। अच्छा, अपर बाउंड किसे कहते हैं? अपर बाउंड एक ऐसी लिमिट है या अपर लिमिट है जिससे आगे आप जा नहीं सकते। कोई फंक्शन की अगर आप अपर बाउंड डिफाइन करते हैं तो फंक्शन ने की वैल्यू ने उसको क्रॉस नहीं करना, उससे कम ही रहना है। ठीक है जी, अगर 100 अपर बाउंड है तो फंक्शन की वैल्यू ने 100 से कम ही होना है। और लोअर बाउंड, जैसे आपको इसकी समझ आ गई होगी कि फंक्शन ने जो रिज़ल्ट जनरेट करना है हमेशा इससे ज़्यादा ही जनरेट करना है। अब लोअर बाउंड 50 है, तो फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से अगर हम बात करेंगे आगे, तो उसने 50 से ज़्यादा ही वैल्यू जनरेट करनी है। और एवरेज में आपके पास अपर और लोअर बाउंड की जो दरमियान एक क्रॉस सेक्शन है, इंटरसेक्शन है, उसको हम लेते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए अगली स्लाइड का हम सहारा लेते हैं और इसको समझते हैं। बिग ओ, थोड़ी सी नोटेशन की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है, तो इसको आप समझिएगा। नोटेशन की फॉर्म में द फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ। अब इसको ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, बिग ओ ऑफ जी एन। अब वो जो ऑर्डर हम पढ़ते थे वो एक अलग है, इसको हम बिग ओ पढ़ना शुरू करेंगे। तो एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन इफ़ एंड ओनली इफ, ये इफ़ एंड ओनली इफ, और ये जो ई इस तरह लिखते हैं देयर एग्जिस्ट,
देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एन एन नॉट। कुछ कांस्टेंट होते हैं, एक को सी का नाम दे दिया और एक को एन ज़ीरो या एन नॉट का नाम दिया। ये है क्या चीज़, इंशाल्लाह अगले इसमें हम इसको देखेंगे, इसमें आप परेशान ना हो। तो एक फंक्शन है एफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी एन इफ़ एंड ओनली एफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एन एन नॉट। अब ये तो हमने बता दिया कि एफ एन इज़ अपर बाउंड ऑफ दिस जी एन, ठीक है। लेकिन मज़ीद भी कुछ आपने बताना है कि कैसे और किस वक्त। वो इस तरह के एफ एन इज़ आइदर इक्वल और लेस देन सी मल्टीप्लाई बाय जी एन। सी इज़ अ कांस्टेंट, जी एन इज़ अ फंक्शन। और ए को ऐसे उल्टा करके लिखें, इसका मतलब फॉर ऑल एन। अब देखिए ये जी भी तो एन का फंक्शन है, एफ भी एन का फंक्शन है, तो एन की कौन सी वैल्यू, तो एन की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो एन नॉट से ग्रेटर है, ठीक है जी। एन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, एन की वैल्यू एन नॉट की या तो बराबर हो या उससे ग्रेटर हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं। पहली दफ़ा इसको समझने में शायद आपको दिक्कत होगी, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं, इंशाल्लाह आसानी से आप समझेंगे। चलिए हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एन। एफ एन एक फंक्शन है और वो बराबर है 2n+3 के। किसके बराबर है, 2n+3 के, ठीक है। एक सिंपल फंक्शन है, n एक वेरिएबल है। अब देखिए अगर मैं एक और फंक्शन लेता हूँ 10n को लेता हूँ, ठीक है जी। देखिए 2n+3 एक फंक्शन है, 10n एक अलग फंक्शन है। तो 2n+3 इज़ आइदर इक्वल टू और लेस देन 10n। इक्वल टू कब है, जब n की वैल्यू 0 रखो, ठीक है जी। n की वैल्यू 0 रखोगे, नहीं इस पर भी इक्वल टू नहीं है, बल्कि या तो इससे कम होना चाहिए या अब देखिए 0 रखने पर ये चीज़ नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है कि कम से कम n की एक ख़ास वैल्यू जो n नॉट है उसके बराबर आप लेंगे या इससे ग्रेटर लेंगे, फिर जाके आपकी ये कंडीशन या तो इक्वल के लिहाज से या ग्रेटर के लिहाज से वो वैलिड होगी। चले n की वैल्यू यहाँ पे इस सिचुएशन में हम n की वैल्यू n इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन 1। चले भी मैं n को 1 लेता हूँ, n को 1 लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 + 3 5। तो यहाँ पे 5 है और हमने बताया या तो इक्वल होना चाहिए लेस, तो 5 इज़ लेस देन 10 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिएगा ये एफ एन की जगह पे आपने क्या इस्तेमाल किया, 2n+3, और जी एन की जगह पे क्या इस्तेमाल किया, ये 10n जी एन नहीं है जो हमने समझा थोड़ी देर पहले, इसको कंप्लीट ये जी एन नहीं। देखिए जी एन मल्टीप्लाई बाय सी, तो वाज़े तौर पर आपको अंदाज़ा हो गया कि सी की जगह पर हम 10 को इस्तेमाल कर रहे हैं और जी एन की जगह पर n को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ द फंक्शन एफ एन, दिस इज़ n विच इज़ जी एन, दिस इज़ 10 विच इज़ c, ठीक है जी। अब यहाँ के लिहाज से आप देखिएगा एफ एन इज़ ऑर्डर ऑफ या अपर बाउंड ऑफ बिग ओ ऑफ जी एन। तो यहाँ पे बिग ऑफ जी एन के लिहाज से c की वैल्यू 10 है और जी एन की वैल्यू आपके पास क्या है, n है। तो होपफुली आपको इसकी अब समझ आना शुरू हो गई कि हम यहाँ पे जी एन की जगह n ले रहे हैं और c की जगह 10 ले रहे हैं। अब अगर मैं n की एक ख़ास वैल्यू जो n नॉट है और इस केस में वो 1 है वो लूँ या उससे ज़्यादा वैल्यू लूँ, तो हमारे पास c मल्टीप्लाई बाई जी एन ने हमेशा किससे या मुमकिन हद तक इसके बराबर आना है एफ एन के, या इससे बढ़ जाना है, ठीक है। अब क्या मैं सिर्फ यहाँ 10 ले सकता हूँ, मैं 7 लेके भी चेक कर लूँ, तो यही वाली सिचुएशन आ जाएगी कि मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ n की जगह। तो दिस विल बी वैलिड कि एफ एन विल बी लेस दैन और इक्वल टू c इंटू जी है। तो इसमें 7, अब ये कांस्टेंट की भी एक ख़ास वैल्यू हम होंगे कि वो वैल्यू या उससे जो है ज़्यादा वाली वैल्यू आप लेंगे। जैसे n की हमने कम से कम वैल्यू को यहाँ पे 1 लिया है इस केस में, और 1 से कम पे आप इसको कम यानी वैलिड नहीं कर पाएंगे, तो 1 या 1 से ग्रेटर। इस तरह c की भी एक कांस्टेंट वैल्यू आप ले सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या जी को सिर्फ हम इस तरह एक टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप देखिएगा व्हाट इज़ दिस 2n+3n, इसको सम कीजिएगा 5n। अब हमारे पास दोबारा
जी की वैल्यू क्या है, जी एन की वैल्यू एन है। अब देखिए यहाँ एन को और इस फंक्शन के ऑर्डर को देखिएगा, ये दोनों सेम है। एफ एन की वैल्यू इसके 2n+3, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन, एन, ऑर्डर ऑफ एन। इस ऑर्डर ऑफ एन को आप जी एन अज्यूम कीजिएगा, और ये 5 वो कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे इसको सी का नाम दिया, ठीक है जी। तो ये कांस्टेंट सी हुआ 5, ये एन जी एन है, और एन की जो वैल्यू है वो जो एन नॉट है ना, यहाँ इस केस में एन नॉट 1 है, 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू पे आप इसको चेक करेंगे तो फिर दिस विल बी वैलिड। तो फिर इस साइड पे की वैल्यू ने कम या इसके बराबर आना है राइट हैंड साइड की वैल्यू के। अच्छा जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या सिर्फ जी एन में सिर्फ एन लिख सकता हूँ? देखिए जैसे यहाँ पे ना ये फंक्शन है, इसका ऑर्डर क्या एन, तो मैंने एन के लिहाज से तो यहाँ एग्जांपल देख लिया कि भाई ओके जी एन वैलिड। अब क्या मैं एन स्क्वायर लिख सकता हूँ? ठीक है जी, ये जो हमारे पास फंक्शन है ना जी एन, यहाँ तो मैंने सिर्फ एन लिया था, लीनियर फंक्शन, तो एन स्क्वायर लेके देखूँ क्या ये जो कंडीशन है वैलिड है। एन स्क्वायर लेके आप देखेंगे 5n स्क्वायर, आपको वही सिचुएशन है, आप या एन की जगह 1 रखें या 1 रखें, दिस इज़ 5, तो इक्वल टू, इफ़ हमने इक्वल टू और लेस देन है तो इक्वल टू के लिहाज से भी वैलिड है। 2 रखिएगा, 2⁻², 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 7, अब इसमें लेस होना तो कंडीशन इज़ स्टिल वैलिड, ठीक है जी। तो एन स्क्वायर अगर आप जी एन को की वैल्यू एन स्क्वायर लें तब भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, तब भी आप इस इनइक्वालिटी या इक्वल और लेस देन को देख रहे हैं कि वो वैलिड है। तो इस केस में ये 5c है, और जी एन की जगह आप क्या ले रहे हैं, एन स्क्वायर, जी एन की जगह आप ले रहे हैं एन स्क्वायर। तो ये जी एन इज़ द अपर लिमिट, अपर बाउंड ऑफ दिस एफ एन, कि जी एन को किसी कॉन्स्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया और एन की एक ख़ास वैल्यू से के बराबर इससे ज़्यादा वैल्यू पे, फिर आपके पास इस प्रोडक्ट ने हमेशा उस वैल्यू को जनरेट करना है जो मिनिमम इस एफ एन के बराबर है या इससे ज़्यादा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें एफ एन इज़ लाइंग देयर, और जी एन की हम बात करें तो हमने इसको एन के ऑर्डर पे भी लिया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। अब एन को आप किसी कांस्टेंट से, और कांस्टेंट आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर है, 1 या उससे ज़्यादा वाली वैल्यू होगी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर बात है एन मल्टीप्लाई बाय नंबर दैट इज़ ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर दैन 1 हो, तो उसने एक ऐसी वैल्यू को जनरेट करना है जो इससे ग्रेटर है, वो या तो आपके पास ये वैल्यू होगी या एन स्क्वायर की फॉर्म में होगी वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस वक्त जो है ना एफ एन इज़ द ऑर्डर ऑफ एन। अब राइट साइड पे आप देखिए ना, जो फंक्शन है वो एन से बड़ी वैल्यू रखेंगे, किसी पर्टिकुलर केस में जो एन की वैल्यू होगी एन के मुकाबले में आपको वैल्यू ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि एन की एक मिनिमम लिमिट आप डिफाइन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एन के लिहाज से एन ने कभी एन लॉग एन से इसकी वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी, जब इस कंडीशन के लिहाज से हम चलेंगे, ना इसकी वैल्यू एन स्क्वायर से बढ़ पाएगी, ना एन क्यूब से या इसके मल्टीपल से बढ़ेगी, और इस तरह। तो इनसे ना बढ़ने का मतलब है दीज आर दी अपर बाउंड या अपर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, दीज ऑल फंक्शन हैविंग द हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हायर वैल्यूज देन एन आर दी अपर बाउंड ऑफ एन, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब है कि एन ने उससे बढ़ना नहीं है, तो इस तमाम में यही चीज़ आपको वैलिड नज़र आ रही है। पहले हमने लीनियर फंक्शन के लिहाज से इसको देखा था, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, फिर क्वाड्रेटिक से देखा, यही चीज़ अगर आप क्यूबिक के लिहाज से भी चेक करेंगे तो आपको ये कंडीशन वैलिड नज़र आएगी, ठीक है जी। तो एन के मुकाबले में जो राइट साइड में जितने भी फंक्शन है ये इसकी अपर बाउंड है या अपर लिमिट है, और अगर हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ये एन से कम वैल्यू जनरेट करेंगी, तो ये इसके लोअर बाउंड है। अब अपर बाउंड को तो हमने नाम दे दिया बिग ओ का, ठीक है जी, बिग ओ ऑफ जी एन। अब यहाँ पे एक चीज़ पे आप गौर कीजिएगा, तो जी एन की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू एन स्क्वायर के लिहाज से भी थ्योरेटिकली अपर बाउंड है, एन क्यूब भी अपर बाउंड है,
2n भी अपर बाउंड है। लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे? हम वो वैल्यू लेंगे जो इस फंक्शन के करीब करीब है, वो मीनिंगफुल है, वो ज़्यादा बेहतर है। उससे हमें समझ आती है कि भाई इसने ये अपर बाउंड, इसके अलावा बाकी सब अपर बाउंड है। लेकिन अगर बीच में हम किसी इस वैल्यू को लेंगे तो फिर हम शायद कंफर्म नहीं होंगे कि इससे पिछली वाली कहाँ तक जो वैल्यू उसके अपर बाउंड है वो भी है। तो वैसे तो सब अपर बाउंड है, तो हम जो क्लोजेस्ट फंक्शन है उसको लेते हैं एज अपर बाउंड और इसको बिग ओ का नाम दे देते हैं। यानी आपके पास अपर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन और दिस फंक्शन with some condition could not be having the value greater than this upper bound या upper limit। और यही चीज़ अगर हम लोअर के लिहाज से करते हैं तो उसके एक और नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं क्या? ओमेगा का। उसको हम नाम देते हैं ओमेगा का। द फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, ओमेगा ऑफ जी एन, ठीक है जी। इफ़ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एन एन नॉट, वही चीज़ जिसको हमने इससे पहले डिस्कस किया था, लेकिन अब जो है ना कंडीशन बदल गई। अब हमारे पास हम लोअर बाउंड करेंगे तो जिस फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं, आप जी एन विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट विल बी जनरेटिंग अ वैल्यू दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम इक्वल टू और लेस देन दिस फंक्शन एफ एन, ठीक है ना। Fn will be either equal to or greater than c into gn, c into gn for all value of n which are greater than with the constant value of n। यानी इस कम से कम एक लिमिट हम बता देते कि ये इस वैल्यू के बराबर या इसके बाद ये कंडीशन वैलिड है, इससे पहले ये कंडीशन वैलिड होना लाजिम नहीं है, ठीक है जी। तो अब थोड़ी सी इसकी एक आध एग्जाम्पल के लिहाज से भी इसको देखते हैं। अब देखें Fn को हमने ले लिया 2n+3, ठीक है, 2n+3 ये Fn है और यहाँ पे हमने राइट साइड पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय log n। देखें Fn इज ऑर्डर ऑफ n विच इज़ अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के मुकाबले में जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपने देखा उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। यानी अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट के लिहाज से देखें तो कम नंबर ऑफ स्टेटमेंट या कम टाइम उस एल्गोरिथम ने लेना है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक हो, बिलमुकाबिल उसके जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो। तो अगर मैं फंक्शन n की बात करता हूँ दैट इज़ ओमेगा ऑफ n। ओमेगा ऑफ n कैसे आया ज़रा देखते हैं। 2n+3 और मैंने एक एग्जांपल के तौर पर 1 मल्टीप्लाई बाय log n लिखा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। यहाँ जो 1 है ये c की जगह पे 1 भी हो सकता है, इसके अलावा भी आप 1 2 3 4 वगैरह आप ले सकते हैं। और log n इज़ केस में द फंक्शन gn है, gn इज़ इक्वल टू log n। अब अगर आप n की वैल्यू 1 रखिएगा, ज़रा देखिएगा 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 + 3 5, यहाँ आप लिखिएगा log ऑफ 1 0, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो राइट साइड में जो वैल्यू वो इस लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से कम है। अब अगर आप बड़ी वैल्यू पे आप चलते चले जाएंगे तो भी यही चीज़ वैलिड होगी। तो इस केस में हम कहते हैं कि जी ऑफ एन इज दी ओमेगा ऑफ लोअर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन एफ एन। तो और लिखने का तरीका है कि एफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी एन, जी एन इज़ द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है कि आपके पास लोअर बाउंड ऑफ विच दिस फंक्शन एन। तो लोअर बाउंड का मतलब ये होता है कि आपकी जो कम से कम वाली वैल्यू ये है और बाकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस। तो यहाँ पे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की मैं बात करूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपके पास लोअर बाउंड हो सकते हैं या लीनियर भी हो सकता है। अब इसमें हमने ये देखना होगा आप कांस्टेंट या कोफिशिएंट जो सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा और आगे जाते हैं। अगर हम चूँकि लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, लोअर बाउंड में अगर मैं n, चूँकि हमारे पास इस वक्त n को लेके चल रहे हैं और उसके लोअर बाउंड को ढूंढ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, तो लोअर बाउंड के मुकाबले में अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में जाऊँ n², तो n² इसके लोअर बाउंड है नहीं, ये तो उससे बड़ी वैल्यू है, fn से बड़ी वैल्यू। अगर आप लीनियर के मुकाबले में क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि इससे पहले की स्लाइडों में हम देख भी चुके हैं, n की एक ख़ास वैल्यू के बाद हमेशा इसने बड़ी वैल्यू को जनरेट करना है। तो हम तो लोअर बाउंड की बात करेंगे, लोअर बाउंड की वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं होगी आपके उस फंक्शन की जिसको आपने डिस्कस करना है,
तो दिस अगर मैं कहूँ कि एफ एन इज ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, अब हमने दो नोटेशन को डिस्कस किया, बिग ओ और बिग ओमेगा या ओमेगा को डिस्कस किया। तो बिग ओ में हम किसी भी फंक्शन की अपर लिमिट, अपर बाउंड की बात करते हैं, और ओमेगा में हम लोअर लिमिट या लोअर बाउंड की बात करते हैं। अपर बाउंड का मतलब है कि इससे वैल्यू बढ़ नहीं सकती है, लोअर का मतलब है इससे वैल्यू कम नहीं हो सकती। और साथ साथ हमारे पास चूँकि बहुत से फंक्शन होते हैं जो इस कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल यानी वो वैलिड होंगे, तो हम किस फंक्शन को लेंगे जो करीब तरीन हो, क्लोजेस्ट को लेंगे, क्लोजेस्ट को लेंगे। अब वो करीब तरीन है, उसके बाद जो फंक्शन उस फंक्शन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो गई अपर बाउंड के लिहाज से और कम होगी लोअर बाउंड के लिहाज से, तो एज अ रेफरेंस को हम देख सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक बगैर नए टॉपिक के लिहाज से आपको शायद थोड़ी सी उलझन होगी, तो उसको ज़रा सा सिर्फ ये देखिएगा कि जिस फंक्शन की अपर बाउंड की हम बात करेंगे तो बिग ओ, और लोअर बाउंड की बात करेंगे तो बिग ओमेगा की, तो बिग ओमेगा कहेंगे। ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड में हम जो बेस्ट और वर्स्ट केस की बात करते हैं, ये वो चीज़ नहीं, ये अलग है। ठीक है जी, बेस्ट और वर्स्ट केस में तो एक अलग सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे, दोबारा जब इस पर हम डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अपर बाउंड के लिए हम बिग ओ इस्तेमाल करते हैं और लोअर बाउंड के लिए बिग ओमेगा। कंडीशन आपके पास ये कि आपके पास n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही ये कंडीशन वैलिड होती है, और साथ साथ कांस्टेंट c भी आप लेते हैं, हर जगह ये वैलिड नहीं है। यानी c की वैल्यू अब देखें ना, अगर c की वैल्यू आप यहाँ पे 1 के बजाय 0.0 ले लें या कुछ और ले लें, या c की वैल्यू 1000 ले लें, 10,000, ऐसा नहीं। तो c की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके ही आप इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे या इसकी वैलिडिटी को कहेंगे कि हाँ ये वैलिड है। अब हम मज़ीद आगे जाने से पहले मज़ीद आगे जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें थीटा नोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, जो हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमने जो बात की है कि बिग ओ और बिग ओमेगा, अब हम अपर और लोअर दोनों लिमिट को जब मिला देते हैं तो हमारे पास जो केस बनेगी या जो सिचुएशन बनेगी वो एवरेज केस बनेगी। ठीक है जी, तो उसको हम थीटा नोटेशन का नाम देते हैं। द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c1 c2। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट की हम बात करेंगे क्योंकि हम अपर और लोअर दोनों लिमिट को मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं। एंड एन नॉट आपके पास एक पर्टिकुलर या मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो होगा क्या कि हमारे पास जो फंक्शन है दैट विल बी लेस देन c1 ऑफ g1, लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू c1 gn, और लेस देन इक्वल टू c2 gn। gn दोनों में कॉमन है, gn आपके पास वो फंक्शन है कॉमन है। ये एवरेज फंक्शन है किसका, fn का। अगर आप इसको एक ख़ास पर्टिकुलर कांस्टेंट c1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी वैल्यू fn के या तो बराबर हो जाएगी या इससे लेस होगी। इसको आप किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू fn से ग्रेटर होगी या इसके बराबर होगी। ठीक है, तो gn विल बी द एवरेज ऑफ दिस fn। तो इसको हम थीटा ऑफ fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल fn इज इक्वल टू 2n + 3 है। इन जनरल हमने एक केस लिया, इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया। तो अगर मैं देखूं एक फंक्शन gn की जगह मैं ले लूँ n को, और यहाँ पे कांस्टेंट 1 ले लूँ c1 की जगह, यहाँ पे कांस्टेंट 5 ले लूँ c2 की जगह, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि n की पर्टिकुलर वैल्यू पे, n की वैल्यू 2, 3, 4 पे, या चलें यहाँ पे अगर मैं 1 पे इसको चेक करना शुरू करूँ तो 2 × 1 + 3, तो 2 + 3 5, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे 1 × 1 1। अब देखिए ना, 5 इज़ ग्रेटर देन दिस 1। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 5 × दिस 1 5, तो ये इक्वल या लेस होना चाहिए था। अब 2 के लिहाज से मैं बात करूँ, 2 × यानी n की वैल्यू 2 रखूँ, तो 2 × 2 4 + 3 विच इज़ 4 + 3 7, यहाँ पे 2 रखूँ तो 1 × 2 2। तो इस पोर्शन को अगर हम देखें तो
स्टिल दिस इज़ लेस देन दिस। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी n की वैल्यू तो 2 रखें। देखिए C1 और C2 तो अलग है, लेकिन Gn दोनों जगह कॉमन है। यहाँ 2 आपने रखा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। अब नाउ दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, यानी Fn से या तो इसने ग्रेटर होना है या इसके बराबर होना है C2 Gn ने, या Fn से C1 Gn ने या तो बराबर होना है या लेस होना है। ठीक है जी, तो इस केस को हम कहते हैं थीटा ऑफ Gn। तो आपके पास ये एवरेज केस है, एवरेज केस है। क्या चीज़ है? एवरेज केस। तो अब एवरेज केस क्योंकि हम इसी की बात करें तो एवरेज केस विल बी दिस। तो आप देखिए ये फंक्शन ऑफ ये इसमें ऑर्डर ऑफ एन है तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन आपको नज़र आना चाहिए, यहाँ भी आपको ऑर्डर ऑफ एन नज़र आना चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रा इसको और ज़्यादा आगे देख चलते हैं कि एफ एन बराबर है 2n² प्लस 3n प्लस 4। एफ एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n प्लस 4। अब 2n² में ले लूँ, फिर 3n² ले लूँ, प्लस 4n² ले लूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूँगा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि हायर वैल्यू पे इस पोर्शन ने यानी लेफ्ट हैंड साइड ने हमेशा इससे कम या इसके बराबर होना, मैक्सिमम बराबर या इससे कम होना। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2n² है, 3n² है, 4n², दैट इज इक्वल टू 9n²। तो इस केस में आप इससे आगे चलेंगे तो ये आपके पास C1 और जो हमने बात की थी C2 और n² विल बी Gn। और इसी चीज़ को हम आगे ज़रा बढ़ाते हैं। दिस इज CGN। यहाँ पे CGN का नाम दिया क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त एक ही फंक्शन की बात करेंगे, लेकिन अगर मैं दोनों को साथ लेके चलूँगा इस थीटा के लिहाज से तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैंने लिया 1 इंटू n², देखिए G ऑफ n तो कॉमन है ना दोनों में। आपकी डेफिनेशन में ही यही आपको बताया गया कि Gn इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट यूज्ड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो लोअर लिमिट है वो इसमें भी हमने Gn को लिया, अपर में भी Gn को लिया, और यहाँ पे C1 1 है, यहाँ पे C2 9 है। तो n की एक ख़ास वैल्यू के बाद जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड दिस वैल्यू मैक्सिमम विल बी मिनिमम विल बी इक्वल टू और ग्रेटर, और यहाँ पे मैक्सिमम विल बी इक्वल और लेसर देन दिस Fn। तो थीटा नोटेशन में हम इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो Fn है, Fn के अपर और लोअर लिमिट को हम साथ लेके चलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो Gn कॉमन है तो हम यही लिखेंगे कि Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n² log ऑफ n। देखिए यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑर्डर बनेगा Fn का वो क्या बनेगा n² log n। इस दोनों टर्म में आपको जो ग्रेटर टर्म है ये, इसी को हम Gn की जगह इस्तेमाल करेंगे और Gn के साथ C1 और C2 को अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। तो फैक्टोरियल फंक्शन को इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में चूँकि वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, इंटरेक्शन कम है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनको बगैर इंटरेक्शन के आपको समझ ना आए। तो मैं चाहूँगा पहले आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लें, समझ लें, पढ़ लें। चूँकि ड्यूरेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी रिकॉर्डेड लेक्चर की, तो होपफुली आप इसको कम टाइम में कवर करेंगे, लेकिन इनके जो पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की गई है उसको आपने समझना है। पॉइंट आपके पास इस वक्त मेनली यही आपको समझना है कि बिग ओ क्या है, बिग ओमेगा क्या है और बिग थीटा ये क्या चीज़ है। तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट और एवरेज केस या एवरेज की हम बात कर रहे होते हैं। चंद मिसालों से इनको समझाने की भी कोशिश की गई, तो होपफुली किसी हद तक आपको उसकी समझ आ गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर या अगले डिस्कशन में भी हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, और जो कमी रह गई है या समझने में कोई इशू रह जाए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसको हम क्लैरिफाई करके फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।